अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे कि देश समेत उत्तर प्रदेश के नेताओं पर गाज फाट पड़ी है। अब वो अपने मुकदमे सरकार में सेटिंग करके वापस नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हाईकोर्ट की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा आदेश भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इसके बाद से नेताजी लोग बहुत ही परेशान हैं। आज हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के सांसद, उस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उस पार्टी के प्रभावशाली नेताओं पर से मुकदमे वापस लेना उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक शिष्टाचार वाली परंपरा है। जिस भी पार्टी की हुकूमत रहती है वो पार्टी अपने नेताओं पर आपराधिक केसेस वापस लेती है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पॉलिसी बनाकर अपने लगभग सभी नेताओं को, बड़े महत्वपूर्ण नेताओं के सभी मुकदमे वापस ले लिए। ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे वापस लिए गए कि यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। दंगा, बलवा, हत्या के प्रयास, लूटपाट, आगजनी, रोड होल्डअप, डकैती, चोरी, छिनैती, रेप, अपहरण, ऐसे ऐसे गंभीर मामले जिन नेताओं के खिलाफ चल रहे थे उनके मुकदमे वापस लिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हैरान, भाई ये हो क्या रहा है देश में। आपराधिक केसेस जिसमें सजा होनी चाहिए, जिन नेताओं के खिलाफ, जो सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके खिलाफ ट्रायल में मुकदमा चलना चाहिए, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके केसेस सरकार वापस ले रही है, वो भी जनहित में। मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ, बड़ी कड़ी फटकार लगी और एक स्ट्रक्चर पारित हो गया, एक आदेश पारित हो गया कि अब बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के देश की कोई भी सरकार, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, और भी बड़ी कैटेगरी है, इन सबसे कोई भी क्रिमिनल केसेस वापस नहीं लिए जा सकते। इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। अब तक ये लोग लोअर कोर्ट से काम चला लेते थे। अब मामला जाएगा कहां? हाई कोर्ट। अब मुकदमे आसानी से वापस नहीं होंगे। मुकदमों के लिए आपकी जवाबदेही और ट्रायल के बाद अगर आप निर्दोष हैं तभी बरी हो पाएंगे, वरना अब सजा पक्की है। मैं अभिनंदन करता हूं भारत की सर्वोच्च अदालत का, जिसने कानून के प्रति आम जनता के मन में अपार आस्था प्रकट की है। भारत की जनता, न्याय और कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो और चाहे वो खास आदमी हो, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। वरना क्या कारण है कि जिसकी सत्ता आती है, जिसकी पार्टी की सरकार बनती है, अपने अपने से मुकदमे उठा लेते हैं। हैरानी की बात है ये। राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज लगता है बची ही नहीं है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और शुचिता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लगता है कि हम उसका पालन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कल मैं न्यूयॉर्क की एक घटना आपको बताता हूं, अमेरिका की। वहां के गवर्नर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे दिया। उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे। कोई गंभीर चार्जेस ज्यादा नहीं थे, सिर्फ अपने स्टाफ को वो कुछ कभी गाल पे हाथ रख के, कभी कंधे पे हाथ रख के, कभी डार्लिंग बोल के इस तरह एड्रेस करते थे अपने फीमेल स्टाफ को। उनके खिलाफ शिकायत हुई। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने जांच की और शिकायतें सही पाई गईं। अमेरिका में बवाल मच गया। जो एंड्रयू क्यूमो अमेरिका में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के नेशनल हीरो बनकर उभरे थे, उन न्यूयॉर्क के गवर्नर को अमेरिका की जनता ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। उनको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानजनक तरीके से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। राजनीति में नैतिकता के उच्च मानदंड ये होने चाहिए। हमारे यहाँ शिकायत होती तो शिकायतकर्ता की ही ऐसी तैसी हो जाती। नेताजी को तो कोई हाथ नहीं लगाता। ऐसे उदाहरण भी पड़े हुए हैं बहुत से। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। कानून और संविधान सबके लिए एक है। क्या कारण है कि नेताजी लोगों के मुकदमे वापस होते हैं और गरीब जनता पिसती है?
कोरोना काल में आज भी हजारों लोगों के खिलाफ आज भी मुकदमा दर्ज है। सरकार ने वायदा किया था कि मुकदमा वापस लेंगे, आज तक प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। क्या कारण है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछना चाहता हूं। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ पिछली सरकारों में मुकदमे दर्ज हुए, कार्यकर्ताओं के मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए हैं। 50 या 55 मुकदमे केवल हटे हैं। आज भी फाइलों में प्रक्रिया ही सिर्फ चल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे वापस नहीं हुए, नेताओं के मुकदमे वापस हो गए। अपनी ही पार्टी में भी भेदभाव है। अपोजिशन के तमाम कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो नीति आपने बनाई है तो क्या सिर्फ अपने लिए बनाई है या चंद लोगों के लिए बनाई गई है मुकदमा वापसी की, या सिर्फ आप अपने इस्तेमाल और अपने बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपने ये नीति बनाई है? अगर नीति बनी है तो गरीब से भी मुकदमा उठना चाहिए जो फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। वरना क्या कारण है कि बड़े लोगों के मुकदमे, बड़े से बड़े मुकदमे हट गए, इतने बड़े बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आम कार्यकर्ता, आम गरीब आदमी आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, एड़ियां घिस रहा है, उसके घर जेवर खेत बिक रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय और इंसाफ की तो दूर की बात है। तो मैं अभिनंदन करता हूं भारत की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इतना बोल्ड और साहसिक फैसला लिया कि नेताओं पर से मुकदमे वापसी अब सरकार की कृपा पर नहीं होंगे, मेरिट पर होगा, और वो भी हाई कोर्ट तय करेंगे। विभिन्न राज्यों में 76 ऐसे गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश से नेताओं पर से हटाए गए, जिनकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही हीनियस क्राइम के मुकदमे वापस हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टेटस रिपोर्ट जो एमिकस क्यूरी ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसमें इस बात का हवाला दिया गया है। सर्वाधिक मुकदमे वापस उत्तर प्रदेश से किए गए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। तो क्या कारण है जब हम ये कहते हैं कि हम सबको एक नजर से देखते हैं, तो जनता के मुकदमे भी वापस ले लो, बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुकदमे भी वापस ले लो, अपोजिशन के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा वापस लो, सिर्फ चंद लोगों के ही मुकदमे क्यों वापस हुए? ये गंभीर प्रश्न है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। जो मुकदमे वापस हुए थे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री मुख्यमंत्रियों के, उन पे फिर से मुकदमे चलेंगे और न्याय मिलेगा जिनके साथ इन्होंने अत्याचार किया था। और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उस पर काफी अंकुश लगेगा। इस निर्णय से राजनीति में जो अपराधी लोग जो जिस तरीके से एंट्री पाते हैं और अपनी राजनीतिक रसूख का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है उनसे बच जाते हैं, इस निर्णय से राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हम सरकार के नाते भी इस बात की जिम्मेदारी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन इस बात को भी, तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारी सरकारें इस तरह रही हैं जिन्होंने राजनीतिक बेसवश राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादने का काम किया है। ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द ऐसे मसलों का निस्तारण हो, हम इस प्रकार की अपेक्षा न्यायपालिका से भी करते हैं। तो हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना माननीय यानी नेताजी से मुकदमा वापस नहीं होगा। आज बड़ा स्यापा छाया है, आज बड़ा दुखी और गमगीन है उत्तर प्रदेश के नेता खास तौर पर। आज मैंने इसी विषय पर चर्चा आयोजित किया। हमारे साथ प्रशांत सिंह अटल मौजूद हैं, ये स्टेट कन्वीनर हैं लीगल सेल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, और जाने माने अधिवक्ता भी। ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज पांडे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आईबी सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सीबी पांडे साहब फॉर्मर जज मेरे साथ मौजूद हैं, और पृथ्वीराज चौहान जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रशांत जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनकी मंजूरी, हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना अब आप नेताओं से मुकदमा वापस नहीं ले सकते हैं। ये तो यूपी की सरकार के लिए बड़ा झटका है। अब तो उन बेचारे कार्यकर्ताओं का भी मामला फंस गया जिनके मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और बड़े नेताओं के हो गए। देखिए, झूठे मुकदमे और जो 321 सीआरपीसी में प्रोविज़न है,
अगर फाल्स मुकदमे हैं तो वो अलग ढंग से देखा जाएगा, लेकिन राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हम सभी लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है अश्विनी उपाध्याय के जजमेंट में, उसका पालन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और सभी को करना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं राजनीति में जो दूषित वातावरण है वो दूर होगा। जी, पर आप मुझे बताइए कि बड़े नेताओं ने तो अपने मुकदमे वापस ले लिए प्रशांत जी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को बताइए जिनका 4-5 हज़ार मुकदमे, जिनके मुद्दे आप लोग उठाते थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि साहब पिछली सरकारों में मुकदमे दर्ज हुए थे, अब उनको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? वो तो फंस गए। ब्रजेश जी, देखिए जैसे मुजफ्फरनगर दंगे में तमाम लोगों पर ऐसे मुकदमे लगाए गए पिछली सरकार के द्वारा जो नहीं लगाए जाने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना से या मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते लगाए गए। उन मुकदमों को वापस लिया गया है भारी संख्या में, और उसमें सामान्य लोग थे, गरीब लोग थे, जिस तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। तो वो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में जहां गंभीर केसेस होते हैं उसमें एडवोकेट जनरल की भी ओपिनियन ली जाती है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये हम नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करके ये मामला कोर्ट पर ही छोड़ देते? ये सरकारों का काम नहीं है मुकदमे वापस लेना। अगर पुलिस ने कोई फर्जी मुकदमा दर्ज किया तो मैं तो कहता हूं उस पुलिस अफसर पर कार्रवाई करिए। ठीक कह रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के भी वापस हुए हैं, और जो झूठे मुकदमे हैं राजनीतिक विद्वेष से जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो वापस होने चाहिए। लेकिन अपराधी किस्म का व्यक्ति अगर कोई है और जिसकी टेंडेंसी ये है, तो वो न तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं, राहुल अग्रवाल से लेकर और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है सभी जजमेंट्स में। अच्छा, एक बात बताइए, कंफ्यूजन तमाम लोगों को ये है कि ये पुराने वाले भी मुकदमे के लिए परमिशन चाहिए होगी या रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिर कुछ लोग इसका मतलब चैन की सांस ले सकते हैं। 25 अगस्त को फिर उसको लगाए हैं फर्दर सुनवाई के लिए और अच्छा कदम है, हम लोग स्वागत करते हैं इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, मैं IB सिंह साहब का रुख करूंगा। बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत शुक्रिया आपका IB सिंह साहब इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। आपने भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुना होगा। मुझे हैरानी होती है, सरकार किसी की भी रही हो सर, जब मुकदमे, वो भी आपराधिक मुकदमे, हत्या के प्रयास के, बलात्कार के, डकैती के, छिनैती के, अपहरण के, दंगा के, बलवा के, रोड होल्ड अप के मुकदमे उत्तर प्रदेश में वापस होते हैं। ये बात हैरान करती है। सुप्रीम कोर्ट को तो अभी पता चला, हम लोग तो बरसों से यही देखते आ रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। ये कोई भी सरकार हो, इस तरह के मुकदमे वापस लेने में किसी सरकार की कमी नहीं रही है। पहले भी मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खिलाफ मुकदमे वापस लिए हैं। CRPC में जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अनुसार कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी मुकदमा जनहित में वापस ले सकती है जी। तो जनहित की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसकी परिभाषा सरकारें अपने हिसाब से करती हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले ट्रायल कोर्ट पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन मूव करता था, उस एप्लीकेशन पे ट्रायल कोर्ट ऑर्डर कर देती थी कि हम सेटिस्फाइड हैं, ये जनहित में है, और इस मुकदमे को वापस किया जाता है। वापस करने के कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि अगर चार्ज फ्रेम हो चुकी है तब तो उसका एक्विटल माना जाएगा, और अगर चार्ज नहीं फ्रेम हुई है तो उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। डिस्चार्ज भी एक्विटल होता है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो फाइनल नहीं होगा, वो मैटर रिफर होगा हाई कोर्ट को, और जब तक हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन नहीं देगी कि ये जनहित में था या नहीं था, तब तक वो मुकदमा वापस नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इसको प्रोस्पेक्टिव भी माना जाएगा। जो मुकदमे वापस हो चुके हैं पुराने समय में, उन पर शायद ये न लागू हो, लेकिन जो मुकदमे विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हो सकता है उस पर सुप्रीम कोर्ट लागू कर दे। सर, तमाम लोगों की दिलचस्पी है कि रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं। अभी मैंने प्रशांत जी से भी यही सवाल किया। आपका अनुभव और जजमेंट पढ़ने के बाद आपको लीगल ओपिनियन क्या है? पुराने मुकदमे का क्या स्टेटस रहेगा? वो क्या हम मान लें कि वो मुकदमे वापस हो गए, अब उनको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि जो मुकदमे को फाइनलिटी दी जा चुकी है, क्लोज हो चुके हैं, उन पर शायद ये इसको लागू न किया जाए। अब इसको प्रोस्पेक्टिव ही लागू किया जाएगा। जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और आगे आने वाले हैं, उन पर इनको लागू किया जाएगा। मेरा अपना अनुभव यही कहता है। आपका अनुभव क्या कहता है कि इससे सरकारों की मनमानी रुकेगी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद,
या कोई वाया मीडिया कोई रास्ता कोई तरीका लीगल एक्सपर्ट जो सरकार में बैठते हैं वो खोज लेंगे अपने मुकदमे वापस कराने के लिए? देखिए, ये तरीके तो लोग अपनाते रहेंगे, लेकिन अब मामला हाई कोर्ट के सामने है। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जनहित में है या नहीं है। एक बात आपने जो कही थी कि बड़े बड़े नेताओं के तो मुकदमे वापस हो जाते हैं और जो आम लोग होते हैं उनके मुकदमे नहीं होते हैं। मुझे याद है कि 1989 में एक नेताजी ने किसी आंदोलन में जुलूस लेके निकले थे और जुलूस लेके निकले तो सारे लोगों के ऊपर मुकदमे चल गए। उस मुकदमे में नेताजी के तो मुकदमा वापस हो गया था और जो जनता थी वो बेचारी डिफरेंट जिले से आई थी, वो अगले 10 साल तक पेशी कराने अपनी कोर्ट में हाजिरी देने आती थी। उनके मुकदमे वापस नहीं हुए, अल्टीमेटली उनका एक्विटल हुआ। तो आप सही कह रहे हैं कि नेता लोग तो अपने मुकदमे वापस करा लेते हैं और आम फॉलोवर जो ऐसे मुकदमों में उनके साथ फंस जाते हैं वो मुकदमा झेलते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सीबी पांडे साहब का रुख करूंगा। पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको लगता है कि अब मनमानी रुकेगी सरकारों की कि अपने अपनों के जो मुकदमे वो भी खास लोगों के वापस होते हैं, सबके नहीं होते हैं, अब इस पर कुछ रोक लगेगी, ये मनमानी रुकेगी? पहले तो नहीं, ब्रेक तो निश्चित लगेगी। देखो, पहले जान लीजिए कि क्या स्थिति थी। पहले जो सीआरपीसी की धारा 321 में यह अधिकार दिया गया था प्रोसिक्यूटर को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं था। यह अधिकार प्रोसिक्यूटर को था कि वो कोई भी मुकदमा कोर्ट के अनुमति से वापस ले सकता है। अब ये प्रोसिक्यूटर को नॉर्मली यही होता था कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो सरकार कहती थी उसको मानता था, कोई अपना स्वतंत्र दिमाग तो लगाता नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें इसमें तय कर दिया है कि एक तो ये बात है, और उसमें भी 321 में भी बात बताओ, ग्राउंड नहीं लिखा है, पब्लिक इंटरेस्ट या क्या कुछ नहीं लिखा है। वो अपना विवेक का इस्तेमाल करके मुकदमे को वापस ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट पर छोड़ दिया गया कि वो केस मुकदमे में समझता है कि परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह कानून था 321 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मामले में, वो 2020 का मामला है, और उसमें एक मुकदमा आया था, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस ले लीजिए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 321 की पूरी व्याख्या की, सेक्शन 321 की व्याख्या, और उसमें उन्होंने व्याख्या करके ये कहा कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने से प्रोसिक्यूटर नहीं वापस लेगा, प्रोसिक्यूटर को अपना स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद अपने को रीजन बताना पड़ेगा कि वो क्यों लगा। सर वो कहाँ होता है? यहाँ तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट जो कह देती है, प्रोसिक्यूटर्स का काम केवल गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेना रहेगा। यहाँ पावर बहुत है एडवोकेट जनरल के पास, डबल एजी के पास, लेकिन वो पावर इस्तेमाल सरकार कहाँ करने देती है? मैंने तो अभी न्यूयॉर्क का उदाहरण दिया, वहां अटॉर्नी जनरल ने जांच करके वहां के गवर्नर का इस्तीफा करा दिया है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो दिमाग लगाए न लगाए, उन्होंने गाइडलाइन 10-12 गाइडलाइन दे दिया, जिसमें कि लोअर कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि इस गाइडलाइन के तहत वो मुकदमा वापस हो सकता है कि नहीं। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा क्लियर कट गाइडलाइन दे दिया। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इन गाइडलाइन के तहत में आपने उनको अनुमति दी है कि आपने मनमानी कर दी है, और ऐसा इसलिए किया कि इस तरह से लगातार दुरुपयोग हो रहा था धारा 321 का। और जैसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे उत्तर प्रदेश में संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं का, और महाराष्ट्र में तो 61 मुकदमे एक ही दिन में वापस करने के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 301-21 इसके लिए नहीं बना है कि आप नेताओं को प्रोटेक्ट करिए, और अब नेताओं के साथ सख्ती से डील करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इन अपराधियों को अब हमें नहीं छोड़ा जाएगा, और गंभीर मामले तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और सुप्रीम हाई कोर्ट तय करेगी कि इसमें हमको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और वो छोड़ने का जो कारण है वो केवल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्टिस का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कहीं इन्फोर्समेंट कहीं ऐसा ना हो वो एक तरह से डिस्टॉर्ट हो रहा हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देख के हम उसको मुकदमे में देखेंगे कि छोटे लायक। सर मैं इसको एक और दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये कानून की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए सरकारें अपने निजी लाभ के लिए मुकदमे वापस कराती हैं।
इसीलिए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हम देखेंगे। ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो फेल नहीं हो रहा है इस मुकदमे वापस लेने से जी। तो ये बड़ी बात है। तो मैं नहीं समझता कि अब ये लोग मुकदमे वापस ले पाएंगे नेताओं के खिलाफ, क्योंकि सबका आप बात सवाल हमेशा उठेगा कि उसी मुकदमे में आपको छोड़ दिया जाए, बाकी लोग उसमें नहीं रहेंगे, बाकी लोगों का क्रिमिनल अपराध मुकदमा चलेगा और नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। सर, मैं तो ओंकार अब नाथ एक सिंह बहुत जी को बड़ा, आमंत्रित करता हूं इस एक डिबेट जजमेंट है, में। वेलकम करना उत्तर चाहिए प्रदेश में सबको कांग्रेस के और प्रवक्ता अपराध हैं छूटना चाहिए। और इस मामले के एक सॉलिड केस स्टडी भी है। केस स्टडी क्यों? कुछ साल पहले, इसके पहले की जो सरकार थी उसमें राज बब्बर के साथ ये गए थे एक जगह धरना प्रदर्शन करने। वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इनके खिलाफ हत्या के प्रयास का एक FIR दर्ज हो गई। आज भी ये हर हफ्ता कोर्ट में जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं और अभी भी वो केस का भी कुछ सेटल नहीं हो पाया कि उसमें हुआ क्या। तो ये खुद एक विक्टिम है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इन पर FIR फर्जी दर्ज है, सबको पता है, लेकिन इनका मुकदमा वापस नहीं हुआ, ये अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई ओंकार जी, आप बताइए आपके केस में की डिटेल क्या है, पहले तो ये बताइए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी पार्टी का नज़रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और ये बहुत ज़रूरी था। जो आपने हमारे केस के बारे में पूछा, मैं इसीलिए आज आया भी यहाँ पे, वरना मैं किसी और को भेजता। मैं इसलिए आया कि जो सरकारें एक दूसरे से बदला लेने की भावना से केस करती हैं, अब वो सतर्क हो जाएं कि ये उनके ऊपर भी हो सकता है और कभी उनके ही ऊपर उल्टी छुरी न चल जाए। अब देखिए, एक आंदोलन था किसान मूवमेंट पर जो निर्मल खत्री जी अध्यक्ष थे और उनके समय में हुआ। अच्छा, खत्री जी के टाइम का? हाँ, ओके। और उसके अंदर निर्मल खत्री हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं, राज बब्बर हैं, रीता जोशी हैं, मैं हूँ और प्रदीप आदित्य जैन हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं, इसका 18 307 लोग। भी लगा था ना आप लोगों पे? हाँ, 307 भी लगा था। 307 ही नहीं लगा है, 146, 147, 148, 149, 323, 333, 336। तो आपका मुकदमा वापस क्यों नहीं हुआ? सेक्शन 7 बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपोजिशन में हो। हम लोग अपोजिशन में हैं। रीता जोशी जी ने थोड़ी मेहनत की, बातचीत की, तो गवर्नमेंट ने उसको वापस करने के लिए लिख दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको माना नहीं। अच्छा, इतनी सेटिंग हो गई थी कि वापसी के लिए कोर्ट ने उसको माना नहीं। और जबकि मजे की देखो, ये बात सब है मिले कि हुए इनके हैं, पास देख लो कोई आप लोग गवाह के नहीं सामने है, कुछ नहीं है, कि इनका केस वापस करने के लिए बात भी हो गई थी, लेकिन वापस नहीं लिया। कोई केस नहीं। लेकिन देखिए, ये है क्या, जो अभी तक था वो कम होता था कि मुख्यमंत्री कोई केस वापस लेते हो। जब ये योगी जी ने कानून बनाया, तो कानून उन्होंने बनाया था इसलिए कि राजनीतिक आंदोलन में जो केसेस हैं उनको वापस कर दिया जाए, क्योंकि राजनीति में आंदोलन होते रहते हैं, कोई बम और कोई गोली तो चल नहीं रही है। तो उनके केसेस को वापस करने के लिए बना था, तो वो तो केस वापस नहीं मुट्ठी हुए। भर लोगों के केस वापस हुए, किसी का फायदा तो नहीं हुआ इस कह रहा पॉलिसी को हूं, बनाने। उसमें तो किसी को वापस हुआ नहीं, और वापस हो गए अपने पर्सनल। उनके हत्या के मुकदमे वापस हो गए, योगी जी के 3, केशव मौर्य के हो गए, संगीत सोम जी का हो गया, इनका सुरेश राणा का हो गया, साध्वी प्रशांत जी अटल का हो बेचारे गया। चिट्ठी लिख लिख के परेशान है। तो ये जो इस तरह से ये कर रहे हैं। मनोज ये- पांडे जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, समाजवादी सरकार में रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, आप लोगों मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की कम्युनिटी के लिए, नेताओं के लिए, कि अब आप अपनी सरकारों में मुकदमा वापस नहीं करा पाओगे, आपको हाईकोर्ट की मंजूरी की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक बात है। जो जैसा हम लोगों ने इस ऑर्डर को पढ़ा है भाई ब्रजेश जी, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अब किसी भी सांसद और विधायक के मुकदमे वापस होने से पहले माननीय उच्च न्यायालय से उसकी अनुमति की जरूरत होगी। और जहां तक अभी ये बहस हो रही थी, तो मेरा मानना है कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जनता के इश्यूज को उठाने का काम पॉलिटिकल दल करता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी आड़ में ऐसे हीनियस क्राइम के मुकदमे वापस ले लिए गए, जो अटेम्प्ट टू मर्डर थे, मर्डर करने के थे, लूट के थे, डकैती के थे। बड़ी संख्या में ऐसे मुकदमे भी लोगों के वापस हो गए, जिसमें वादी मुकदमा था, वो हताहत हुआ था, घायल हुआ था, उसे गोली लगी थी, या उसका पैसा लूटा गया था, या किसी बेटी की इज्जत लूटी गई थी। तो निश्चित रूप से ऐसे मुकदमे नहीं वापस होने चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि आपने पॉलिसी बनाई, मुकदमे वापस लिए, लेकिन उसका लाभ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को उत्तर प्रदेश में मिला। अगर आपने पॉलिसी बनाई थी तो उसका लाभ गरीबों को पहले मिलना चाहिए था। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि पहले 100 गरीब के मुकदमे वापस होंगे, तब एक नेता का मुकदमा वापस होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही, और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे रायबरेली में एक किसान आंदोलन हुआ और लोगों को खाद नहीं मिल पा रही थी।
जब 5 दिन तक खाद नहीं मिली तो लोग धरने पर बैठ गए और निरीह किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वो जेल गए। हैंड टू माउथ लोग थे, छोटे छोटे काश्तकार थे, आज तक उनके मुकदमे वापस नहीं हो पाए। काश अगर ये जो नियम बनाया गया था या कैबिनेट में जो ये विषय लाया गया था इन किसानों के लिए होता, उन मजदूरों के लिए होता जिन्होंने अपने वेतन के लिए, अपनी सैलरी के लिए उन्होंने अनशन किया था और उसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। काश ये उन लोगों के लिए होता जो कर्मचारी नेता थे और अपने कर्मचारी इशू पर उन्होंने धरना और प्रदर्शन किया था, मुकदमे झेल रहे हैं। या उन जनप्रतिनिधियों का भी होता जिन्होंने कभी नहर के पानी के लिए और कभी सड़क के निर्माण पर के ये लिए। बात आपको तब क्यों नहीं याद आती जब आप सत्ता में होते हैं? आप भी तो अपने अपनों को वापस ले रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम ब्रजेश भाई इस पर आपको बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर आप देखें जो मुकदमे वापस हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ 99.5% मुकदमे उन लोगों के वापस हुए जो केवल पब्लिक के इशू पर, एक आम लोग थे, वो अपने उस चीजों को लेकर के आंदोलित हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा। कहीं 151 को तोड़ने में कहीं 110 की कार्रवाई हुई, कहीं उनके ऊपर 323, 504, 506 अच्छा बताओ, इस हुआ। उम्र में ओंकार सिंह किसी की हत्या का प्रयास करेंगे आंदोलन में? अब बताओ, सामने कतई बैठे नहीं हैं। करेंगे, आप ही की कतई सरकार नहीं में करेंगे। FIR हुई थी। ये कौन सा तमंचा लेके गए थे हत्या करने? अरे आंदोलन कर रहे थे। इस उम्र में कट्टा उठाएंगे ये? नहीं, देखिए उस घटना को हम जानते नहीं और उस घटना की हमें जानकारी नहीं है, तो उसमें ब्रिजेश भाई कैसे कह हाँ, सकते ठीक हैं? बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं दिल्ली का रुख करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता पृथ्वीराज जी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की व्याख्या आप किस तरह से करते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश के अन्य राज्यों में? विशेष तौर पर मेरा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सर्वाधिक मुकदमे जो वापस हुए हैं, जो एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, वो उत्तर प्रदेश की है। देखिए ब्रजेश जी, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। एक जजमेंट आया है जिसमें कैंडिडेट के सिलेक्शन और उसके आपराधिक इतिहास को छापने को लेकर है, और जो दूसरा जजमेंट आया है वो CGI की बेंच का जजमेंट है जिसमें MP MLAs के मुकदमे को वापस लेने की बात कही गई है। अक्सर हमने नेताओं के मुंह से सुना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बिना हाई कोर्ट के परमिशन के कोई भी मुकदमा वापस नहीं होगा। इसके अलावा दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत स्पष्ट है, बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि राजनीति का अपराधीकरण ना हो और अपराधियों का राजनीतिकरण ना हो जी। और दोनों ही मामलों में सरकार का रुख बहुत ही सुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार भी लगाई। ईडी ने रिपोर्ट सबमिट की, उससे पहले ईडी ने उसे लीक भी कर दिया था। उसके अलावा CBI ने अब तक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो अभी अगली तारीख पर देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हर्डल एक पॉलिटिशियंस के लिए लगा दिया है कि बिना कोई भी मुकदमा वापस करने से पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है ना पता हो, पर आम हिंदुस्तानी को पता है कि CBI और ED में अपोजिशन के नेताओं के केस क्यों होते हैं और कब चलाए जाते हैं, कब रोके जाते हैं। उसके लिए एक रेगुलेटर होता है, स्टेबलाइजर, कब वोल्टेज बढ़ाना है, कब घटाना है। अब देखो, पहले बंगाल का वोल्टेज हाई था, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। जी ब्रजेश जी, इसे लेकर बहुत फटकार लगाई कल सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी की जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, और CBI ने तो अब तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल भी नहीं की है इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है, और जो अमाइकस क्यूरी हैं उनका भी रुख बिल्कुल स्पष्ट है और उन्होंने बिल्कुल सही इसमें सबमिशंस दिए हैं। लेकिन देखते हैं अब सरकार इसमें नेक्स्ट डेट पर क्या करती है। फिलहाल ये जो हर्डल लगाया गया है ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो दूसरा जजमेंट आया जिसमें कैंडिडेट के आपराधिक रिकॉर्ड को 48 आवर्स के अंदर छापा जाएगा, उसको लेकर ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है। ये कंटेम्प्ट। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रशांत अटल को फिर से डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। प्रशांत जी, आप मुझे बताइए, अभी मैंने न्यूयॉर्क का उदाहरण दिया, आप सबने पढ़ा भी होगा। वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कितने अधिकार हैं। कितनी अच्छी बात हो कि हमारे अटॉर्नी जनरल, हमारे सॉलिसिटर जनरल, हमारे एडवोकेट जनरल, हमारे डबल AG के पास भी इतने अधिकार हों और वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकें। कानून की प्रक्रिया को सरकारें बाधित ना करें। राजनीतिक तौर पर चुनी हुई जुडिशरी का काम है इंडिपेंडेंट काम करना, चलाना, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार का खादिम नहीं होना चाहिए।
हमें इस प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। नहीं, ये ठीक है और इससे हम भी सहमत हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ मामलों को छोड़ के बाकी हमको लगता है कि इंडिपेंडेंटली ही वर्क किया होगा, यही हम समझते भी हैं। और जो मुकदमा वापसी के संदर्भ में बात है, उसमें भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, न्याय सचिव हैं, न्याय फाइल जाती है, तो सब लोग अगर इंडिपेंडेंटली और अपना काम सही करें तो इस ढंग से अपराधियों के मुकदमे वापस नहीं होंगे। और जो ऐसे मुकदमे हैं जो वापस होने ही चाहिए, अब जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट मॉनिटर करेगा, अभी भी ये चीज़ जो है वो वहाँ की निचली अदालत जो कर रही थी, अगर निचली अदालत भी अपना काम सही करे, तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने अपने वापस किए हैं कि नहीं है ये मुकदमा वापस लेने योग्य नहीं है, ये जनहित में नहीं है, ये न्याय के लिए ठीक नहीं है, तो वापस भी आप पिछली सरकार में आप देखिए आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए गए और कोर्ट ने रिफ्यूज किया। मुझे तो चिंता आपके कार्यकर्ताओं की है, उनकी फाइल 4.5 साल से फंसी हुई है 5,000 कार्यकर्ताओं की, 4-6 बार सुना बैठक भी हो चुकी है, मुकदमे तो एक के नहीं वापस हुए, क्या करें वो बेचारे? फाइल तो पड़ी है न्याय विभाग में। जो मुकदमे वापस होने चाहिए वो निश्चित रूप से होंगे और वो होने भी चाहिए, उस दिशा में खास लोगों के हो गए प्रशांत जी, आम कार्यकर्ता आपका कहाँ जाए? नहीं, जो वो तो आपसे पूछेगा ना, आप तो स्टेट कन्वीनर हो, आप बताओ उसको कि क्यों नहीं वापस करा रहे हो? नहीं, मुकदमे जो कार्यकर्ताओं पे झूठे लगाए गए थे, काफ़ी मुकदमे वापस हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, इसके बावजूद भी जो होने लायक मुकदमे हैं वो निश्चित रूप से उस दिशा में काम होगा और वापस होंगे और उस सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप काम होगा, इसमें कोई बात नहीं। वीरेंद्र सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। आज नेता लोग बड़े दुखी हैं, हालांकि मनोज पांडे थोड़ा खुश महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चल ही रहा होगा उनके कि अपनी सरकार आएगी तो फिर कैसे अब मुकदमा वापस होगा। परेशान हर कोई है, बड़ा नेता, कि अब मुकदमे ऐसे नहीं वापस हो पाएंगे, अब तो हाईकोर्ट तक जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो मामला आया है, एक विजय हंसारिया न्याय मित्र हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्टों से ये कहा है कि वो नेताओं के खिलाफ ये जो मुकदमे ये धड़ाधड़ सरकारें वापस लेती हैं, इनकी समीक्षा करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केरल राज्य बनाम के अजीत के मामले को आधार बनाकर 16 सितंबर 2020 से जितने मुकदमे वापस हुए उसके बाद इन सब की समीक्षा की जाए। ये बहुत बड़ा फैसला है देश के इतिहास में, नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जो तरह तरह की बातें करते थे कि साहब ये सब राजनीतिक मुकदमे हैं, हमारे दोस्त प्रशांत सिंह अटल भी बैठे हैं, वो ये कहते कि सरकार के उनके नेताओं पर राजनीतिक मुकदमे थे, उनको कुछ वापस लिए गए। ठीक बात है, अपने ऊपर मुकदमा था, राजनीतिक है, लेकिन आज आजम खां पर जो मुकदमा लगा है 87 मुकदमे लादे हैं सरकार ने। कितने? 87, और 84 में उनको जमानत मिल चुकी है। अब वो किस तरह का मुकदमा है, कौन सी प्रकृति का है, ये अगली सरकार बताएगी। बहरहाल विजय हंसारिया ने, जब कोर्ट ने जिस समय फैसला दिया उसी समय उन्हें जंतर मंतर से अरेस्ट किया गया हेट स्पीच देने के मामले में। उसी समय उनकी गिरफ्तारी भी हुई जी। ये अजीब सा संयोग रहा, दिल्ली पुलिस ने किया। नहीं, वो अश्विनी उपाध्याय की हुई है गिरफ्तारी। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि हंसारिया ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है, पांडे जी ने बताया भी, यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले को, जिसमें संगीत सोम और सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची, इनके सबके नाम का उल्लेख है और गंभीर धाराओं में मामला था। लेकिन सियासत का एक चलन है कि कितना बड़ा अपराधी हो, अगर वो आपके दल में है तो वो संत है, और दूसरे दल में है तो फिर वो दागी है, क्रिमिनल है, डाकू है। अभी 4 दिन पहले इन्होंने अयोध्या के एक नेता को अपने दल में लिया था और कल निकाल दिया क्योंकि उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी घर जलाया था। करेक्ट। और पुलिस का तो ब्रजेश जी जानते ही हैं, तो वापस वो संत से दागी हो गए अयोध्या वाले। ये तो हमारे साथ दोस्त भाजपा के बताएंगे। ये जनता मतलब इन सब चीजों को देखे और समझे जी। कुल मिलाकर ये है कि हम आप के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि जिस गरीब आदमी के पास ना तो पैसा है और ना उसका दोष है, लोग निर्दोष हैं, तमाम आंदोलनों में पार्टी के आह्वान पर जाते हैं, मुकदमा झेलते हैं,
बड़े नेता अपना मुकदमा ख़त्म करा लेते थे, छोटे लोग परेशान रहते थे, उनको राहत मिलेगी और हाई कोर्ट तो अब निगरानी करेगी ही। लेकिन एक बात देखिए जायज़ है कि नेता अगर आंदोलन नहीं करेगा, सड़क पे उतरेगा नहीं, तो वो अपनी बात या जनता में गर्मी या कहीं सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा कैसे, अपने लोगों में उत्साह कैसे भरेगा। आंदोलन उसकी मजबूरी है और सरकार मुकदमा ठोकती है। घर से निकले नहीं कि मुकदमा चिपका नहीं। मुकदमा कोरोना काल में धकाधक मुकदमा, कोई दल बचा नहीं होगा जिसने रैली की या कोई आयोजन किया उनके ऊपर मुकदमा ना हुआ हो। अखिलेश यादव पर मुकदमा हुआ कोरोना काल में, राहुल गांधी पर हुए, तमाम नेताओं पर हुए, बड़े बड़े नेताओं पर हुए। सतीश मिश्रा की रैली पे नोटिस मिली अभी परसों लगातार उनका। और यूपी में 76 मुकदमे बीजेपी सरकार ने वापस लिए हैं और वो इन्हें राजनीतिक बताती है, लेकिन कोरोना के बहाने वो विपक्षियों पर लगातार मुकदमा लाद रही है, वो इसे राजनीतिक नहीं मानती। तो ये हमारे आपके व्यवस्था की खामी है, दुर्भाग्य क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला किया है जी, और हम लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। नहीं, इससे न्याय के प्रति आम आदमी के मन में भावना मजबूत होती है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही स्वागत और अभिनंदन किया। ब्रजेश जी, ज़्यादा हम लोग लीगल के जानकार तो है नहीं, लेकिन इतनी बात कहने के बाद नेताओं के लिए 4 लाइन कहूँगा। ये जो हमारी खाकी है, पुलिस है, ये नेताओं के आगे गाना गाती है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, बशर्ते सत्ता में हो। बस लाठी के दम पर सत्ता में जिस तरह से काम होता है वो उत्तर प्रदेश में कई सरकारों में लोगों ने देखा है। तो खद्दर के लिए खाकी लाल हो जाती है और खबर सियासत की दलाल हो जाती है और जुल्म ढाए जाते हैं आम जनता पर और राजनीति बैठे बिठाए माला माल हो जाती है। और कुर्सी जो मिली तो क्या से क्या हो गए वो, और खुद अपनी नज़र में खुदा हो गए वो, और उन्होंने कहा कि कुछ तो फरमाइए ना, और जरा सा सच बोला तो खफा हो गए वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईबी सिंह साहब का रुख करूंगा, सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं। आईबी सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कानून ये एक अच्छे विश्वास भरे माहौल में मेरिट के आधार पर, और इसके लिए कोई एक पॉलिसी ड्राफ्ट होनी चाहिए कि अगर कोई गलत फर्जी मुकदमा किसी की भी सरकार में दर्ज हुआ हो तो आरोपी और दोषी उस पुलिस वाले को भी बनाया जाए जिसने ये एफआईआर दर्ज की, उन अफसरों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि एक तो फर्जी मुकदमे लिखने का चलन ही बंद हो जाए। तो जब आप ओरिजिन पॉइंट ही बंद कर देंगे तो इस तरह के प्रकरण सामने ही नहीं आएंगे। देखिए, हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तमाम मुकदमे इस आधार पे छोड़ते हैं कि दरोगा जी ने इस आदमी को कत्ल के मुकदमे में फर्जी फंसा दिया। वो मुकदमा तो छूट जाता है लेकिन दरोगा जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने का एक कानून बनना चाहिए कि जब कभी कोई मुकदमा छूटे तो उसमें दरोगा को अगर जिम्मेदारी है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर उसको भी सजा दी जाए। बाकी की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो रूल ऑफ जंगल बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए बार बार कोशिश करती हैं कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो जाए जी। तो ये बात सही है कि फर्जी मुकदमे बनाए भी बहुत जाते हैं, और फर्जी मुकदमे जो बनाए जाते हैं अगर वो लोकहित में नहीं है तो आप उनको विड्रा नहीं कर सकते कि अगर आप लोकहित में हैं तभी आप विड्रा करिए। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि एक कोई अथॉरिटी बनाई जाए जो मुकदमे डिसाइड करने के लिए, विड्रा करने के लिए ये पहले डिसाइड करे कि ये मुकदमा विड्रा करने योग्य है या नहीं है, उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेकर के विड्रा करने की एप्लीकेशन दी जाए। जी सर, मैं एक नई बहस आज चाहता हूं कि आरंभ हो और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्या ये सही वक्त आ गया है? क्योंकि हर सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया है।
अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट या केंद्र की सरकारें नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करें, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से लेकर एडवोकेट जनरल तक, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिस्पॉन्सिबल हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, न कि राज्य सरकारों के, जैसा कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है, तो हम शायद ज्यादा क्वालिटी काम कर पाएंगे। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आजकल सरकार नहीं अपॉइंट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, पुराने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से निकाल के बाहर करती है, और अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सबको अपॉइंट कर देती है। पहला चीज तो ये है। नियम तो ये भी है कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा, वो अगर जिले लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट जज की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और अगर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। लेकिन उस प्रक्रिया को इस तरह से उलट पुलट कर दिया गया है कि अब न किसी की कोई जरूरत है न कुछ, सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपना अपॉइंट कर देती है, और वो 5 साल के लिए, जब तक शासन में है पॉलिटिकल पार्टी तब तक तो वो रहते हैं, और उसके बाद फिर उनको भी पता है कि हमें चले जाना है, तो उसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी फैल जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक परमानेंट कैडर बनना चाहिए, जो एक बार अपॉइंट हो किसी कमीशन के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो जब रहे तो अपने रिटायरमेंट की एज 60 साल तक रहे, और उसके ऊपर वही कानून लागू हो जो गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स में लागू होती है। देखिए सर, अभी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने क्या शानदार काम करके दिखाया सर। हम अपने देश में ऐसा कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल पार्टी का अपॉइंटमेंट नहीं है, वो सरकार का अपॉइंटमेंट होता है। और आपको एक बात बता दें, अभी जब ट्रंप साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अपॉइंट किया था रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, तो जब ये ट्रंप साहब के खिलाफ केस चला था, जो इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें पूरी अमेरिका ये कह रही थी कि इसने ट्रंप साहब ने तो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स की वहां पर सरकार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस उन्हीं के हो गए, लेकिन जब फैसला आया वहां पर, तो वो फैसला ट्रंप साहब के खिलाफ आया। ये वहां का नेशनल कैरेक्टर है। और सर यहाँ तो सेक्सुअल हरेसमेंट के किसी पर आरोप लगे थे, वो सज्जन आज कहाँ हैं? हर कोई जानता है। मैं सीबी पांडे साहब को डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो जहाँ पर बात आईबी सिंह साहब ने खत्म की थी, वहीं से उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या जवाबदेही उन पुलिस अधिकारियों की तय नहीं होनी चाहिए जो फर्जी मुकदमा लिखते हैं, गलत तरीके से विवेचना करते हैं, चाहे वो जांच एजेंसीज हों और चाहे वो स्टेट कैडर की पुलिस हो या दूसरी डिफरेंट जांच एजेंसियां हों? हम जिम्मेदारी पलटकर फिक्स क्यों नहीं करते हैं? जिस दिन आप जिम्मेदारी फिक्स कर देंगे, ओंकार सिंह जैसों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, ये तो प्रशासन की होना ही चाहिए, लेकिन कोर्ट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोर्ट सीआरपीसी में या आईपीसी में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स एविडेंस देते हैं तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोसिक्यूट करे। न्यायालय इस पर ध्यान नहीं देती है। न्यायालय तो कभी देखती नहीं है कि जिसने फर्जी काम किया, अगर उनके पास अधिकार है कि अगर आईओ ने झूठी एविडेंस कलेक्ट किया है तो आईओ के खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है, बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कर सकता है, एजेंसी के खिलाफ कर सकता है। लेकिन कोर्ट तो ये जिम्मेदारी लेती नहीं है। कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम तो कोर्ट को ही है। इसमें गवर्नमेंट का, देखिए, हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को नहीं कर सकते। जिसकी जिम्मेदारी न्यायालय की है, न्यायालय वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता है। तो इसलिए आज तक कभी कोर्ट ने किसी फर्जी मुकदमे दाखिल करने वाले खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि अगर कोई मुकदमा फर्जी पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो उसके आईओ के खिलाफ कोर्ट को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए आईओ को। हाई इसकी व्यवस्था ही है, मैं कह रहा हूँ, तो कानूनी व्यवस्था है। सेक्शन 191 है सीआरपी आईपीसी का, उसमें व्यवस्था है। मैं कहता हूँ इनको करना चाहिए। क्यों, किस बात के डरते हैं? देखिए, जजेस भी तो अब डरने लगे हैं ना, जजेस भी तो डरने लगे। आप देखिए, प्रोसिक्यूटर की जो बात आप कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का प्रोसिक्यूटर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थोड़ी ना, वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंट होता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोसिक्यूटर है वो तो पॉलिटिकल, जो एपीओ वगैरह है, ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो हाई कोर्ट में हो रहा है या वहां भी सरकारी। सर, वो बंद होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य सॉलिसिटर जनरल से लेके डबल एजी तक की जो पोस्ट हैं,
ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सवाल से ये- तय होनी चाहिए, ये कोई राज्य सरकारों को अधिकार नहीं दे देना चाहिए। नहीं, सवाल न्याय तब मिलेगा सर। अब एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन होगा? देखिए सारा झगड़े का जड़ तो एडवोकेट जनरल है। जब एडवोकेट जनरल ही पॉलिटिकल अपॉइंटी होंगे तो आप उनको अगर पहले एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट की तो सुप्रीम कोर्ट करे, या उनका इलेक्ट किए जाए एडवोकेट जनरल, ताकि किसी गवर्नमेंट के वो आदमी ना हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, जैसे अमेरिका में होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इलेक्ट होता है, स्टेट अटॉर्नी इलेक्ट होता है, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल है। अब यहाँ के एडवोकेट जनरल तो इलेक्ट होता नहीं, वो तो जनता के प्रति अकाउंटेबल है नहीं, वो तो सरकार जो अपॉइंट करती है उसके अकाउंटेबल है, जो सरकार कहेगी उसको करेगा। तो कि तो आप उनका इलेक्शन कराइए वकीलों के बीच में, ये नहीं कि जनता के बीच में कराइए, वकीलों के बीच से। सर मैं तो कहता हूँ इलेक्शन से बचो और ये काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दो, वो अपॉइंट करें। नहीं सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये तो बिल्कुल आप ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल दूध के धोए हुए हैं और उनको जो आप जिम्मेदारी दे देंगे वो सब ईमानदारी से करेंगे। जो जिम्मेदारी बने बताया उनको दी गई है, कौन सा काम निर्वाह कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी सोसाइटी जब अनैतिक है तो उसमें हाई कोर्ट के जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, हम हैं, सब लोग हैं उसी तरह से अनैतिक काम में लगे हुए हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स खुद नहीं करते हैं, वो वैसे नहीं होगा। कुछ सिस्टम में थोड़ी सी नैतिकता भी हो और नैतिकता के प्रति सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और उसके बाद कभी भी कोई भी आप पब्लिक ऑफिस यहाँ नैतिकता की बात तो कहाँ उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। अपने खिलाफ जिसके खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला नहीं था, आ उसी रही ने ना। बेंच गठित करके अपने को क्लीन चिट लेके राज्यसभा चले गए। यही कौन तो- सी नैतिकता? गड्ढे में गई नैतिकता। आपने ही तो और एक वो न्यूयॉर्क वाले हैं ना कि वही तो फेल हो रही है उनको ना। सीख लेनी चाहिए यहाँ से। वही न्यूयॉर्क वाले की नैतिकता है तो क्या भारत तो यस, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारत में नैतिकता नहीं होनी चाहिए। जो देश नैतिकता पर ही चलता था, नैतिकता के मामले में दुनिया में ये मार्गदर्शक करता था, वो देश में इसमें सब पतित हो गए तो अब क्या करिएगा, कौन सा किसको आप जी मैं जिम्मेदार मनोज देंगे? पांडे जी को सब आमंत्रित अनैतिक हो करता गए, हूँ। सब पतित हो भाई गए। पांडे जी, तो सभी अगर मेरिट पर मामला है, केस फर्जी है, किसी गरीब को फंसाया जा रहा है, किसी नेता को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वापस होना चाहिए केस मेरिट के आधार पर, ना कि कानून की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, सरकारों को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए ब्रजेश भाई, उसमें हम लोग दिनचर्या में रोज देखते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं कि कभी कभी जब सत्ताधारी दल जो हमसे खुश नहीं है और वो फर्जी मुकदमे हम लोगों के खिलाफ लिख दिए जाते हैं या अन्य लोगों के खिलाफ लिख दिए जाते हैं, आम जनता को फंसा दिया जाता है। ये पॉलिटिकल लोग दूसरे अपने पॉलिटिकल वर्कर को, दूसरी पार्टी के लोगों को झूठे मुकदमे में लिखवा देते हैं, उसमें एक नया वादी खड़ा कर देते हैं, एविडेंस भी खड़ा कर देते हैं। तो जब न्याय की ये परिभाषा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और न्याय ऐसा मिले जो दिखाई भी दे, जी तो ऐसी तो कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। आपको दिखाई नहीं दिया, 76 मुकदमे वापस हो गए। नहीं, कितना अच्छा दिखाई उसी पे दिया, आ रहा हूं। देखिए इसको प्रेस करिए, 76 लोगों के मामले वापस हो गए। और प्रशांत अटल चिट्ठी लिख लिख परेशान है, कार्यकर्ता का मुकदमा वापस ले लो, इनकी चिट्ठी का संज्ञान नहीं लेते। नहीं देखिए, हम आपको एक उदाहरण दे दें कि रायबरेली में एक बार कुछ चीजों को लेकर के हमें जनता के लिए बैठना पड़ा, उसमें हम पर एस्मा लग गया। वो मुकदमा ठीक बात है कि हमारी सरकार ने वापस किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको रिफ्यूज कर दिया। इसलिए न्यायालय के पास ये पूरे अधिकार हैं कि राज्य सरकार के वापस लेने के बाद भी वो उसके विवेक पर है कि वो वापस ले या ना ले। जी, लेकिन कुछ लोगों के मामले में मुकदमे में कोई मतलब तुरंत वापस हो जाता है। चिंता की बात यह है 76 जो ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनके मुकदमे वापस हो गए। जनक है कि हमारे तो एस्मा केस में जो पब्लिक से जुड़ा हुआ था उसमें आज भी 7 साल से वापस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे मुकदमे एक साथ एक दिन में वापस हो गए। जी ऑलराइट, मैं ओंकारनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। ओंकारनाथ जी, आप मुझे बताइए कि क्या इसकी कोई एक व्यापक सार्वजनिक नीति बननी चाहिए, ना कि मनमाने तरीके से ये सब काम किए जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नीति बननी चाहिए। और ब्रजेश जी मैं बताऊं, जब सरकारें अति करने लगती हैं तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे जज लोया के केस में जो लोग कल्प्रिट माने गए थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उनका कुछ भी नहीं हुआ और दुनिया भर की चीज़ें आगे हुई। अरे जज के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार डाला, दुनिया ने देखा वीडियो। तो वो सारी चीज़ें जो करते हैं उसी वजह से आज ये सुप्रीम कोर्ट जो है आई है एक्शन में और उन्होंने ये किया है। ऐसा नहीं, देश में कुछ ईमानदार लोग अभी भी हैं जो कि काम को करना चाहते हैं और जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। आपने पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम लिया,
वो सच है, उनके ऊपर इसीलिए किया गया था कि उनसे कुछ काम कराने थे, उनको डराया गया, उनको बचाया भी गया और उनको इनाम भी दिया गया। तो अगर इस तरह की चीज़ों से जो इनाम पाने वाले लोग हैं वो अपने को बरी रखें तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ तो चीज़ें निकल के सामने आएंगी। आप सार्वजनिक नीति के पक्ष में हैं? बिल्कुल, हम उस पक्ष में हैं। जो आपने बताया है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं ये गवर्नमेंट के नहीं होने चाहिए, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए बाकायदे कंपटीशन के थ्रू। और मैं तो कहता हूं कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जांच भी इन्हीं से करा लो। बिल्कुल, जैसे जैसे न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने किया, वहां के गवर्नर को नाप दिया। बिल्कुल, और कल भाई साहब इस्तीफा दिए, रो रहे थे। एकदम ये करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से होता रहेगा। क्या अमेरिका के नेशनल हीरो बन गए? मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर चार्ज लगा था। इनको बताऊं, इनकी ही सरकार थी जब ये मुकदमा हम लोग के ऊपर लगा था। इनकी ही सरकार थी, हत्या के प्रयास वाला। हाँ, हत्या के प्रयास वाला ये लगा था। और मजे क्या की बात वाकई में ये आपने है, कोशिश की थी हत्या की? अरे मैं तो वहाँ घटना स्थल पे भी नहीं था, मेरा काम ही दूसरा था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था, जनरल सेक्रेटरी था। मेरा काम था कि जहाँ व्यवस्था क्या पता पिस्तौल खोस के गए रहे हो? मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन अब ना तो कोई सबूत है, ना कोई फोटो है, ना कोई चीज है। अब लड़िए जाइए नाम दे दिया, हाँ, सही रोज बात। सवेरे शाम तक ऑलराइट, भागिए। पृथ्वीराज जी के पास चलते हैं। पृथ्वीराज जी, होगा। क्या ये सही वक्त है कि हम इस तरह के अपने सिस्टम को क्लीन करें, दुनिया के दूसरे मुल्कों के जुडिशियल सिस्टम से कुछ सीखें और कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम इस प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बना पाएं, ताकि ये 76 भाग्यशाली लोगों की किस्मत ना खुले। इस सरकार से तो उम्मीद ओके, करना व्यर्थ है। पृथ्वीराज जी गो है। इस सरकार से भी आप तो उम्मीद करना व्यर्थ है। जी देखिए ब्रजेश जी, इस देश में जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत दिनों से बात होती आई है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जब तक इस देश में जुडिशियल पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग अलग नहीं होगी, पुलिस की जो डे टू डे वाली विंग है वो अलग नहीं होगी, तब तक इस देश में यही हाल रहेगा। क्योंकि जो आईओ होता है वो बच जाता है कि मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, मैं प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं हूँ, जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो मतलब साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, उसके लिए मेरे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है। तो इस देश में पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे पहले ज़रूरत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ललिता कुमारी, वो कहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन मिली है, आप तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। तो ऐसे कुछ इनके पास वेपन्स हैं जिसकी वजह से ये बता देते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, या अरे कोई गलती नहीं तो क्या फर्जी मुकदमा लिख लोगे? अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि आप फर्जी मुकदमा लिखो। देखिए, फर्जी मुकदमे की बात नहीं, क्योंकि सेक्शन 41C सीआरपीसी का स्पष्ट कहता है कि कोई भी पुलिस वाला अगर मुकदमा दर्ज करे तो उसमें मुकदमा तो वो दर्ज कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले वो अपना माइंड अप्लाई करे। मैकेनिकल अरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी गाइडलाइंस देता है, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है इस देश में। तो जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं किए जाएंगे, वो पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से अलग अलग सबके सेपरेट काम नहीं किए जाएंगे, तब तक इस देश में ऐसे ही केओस की स्थिति रहेगी, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो थोड़ा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर हम लोगों को भी प्रेशर बनाना पड़ेगा, हम लोगों को भी ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो क्या ये सही वक्त है जो हम लोग डिबेट को आगे बढ़ा रहे थे? बड़ी आज इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई। सॉलिसिटर जनरल से लेकर डबल एजी तक स्टेट में इनकी जवाबदेही सरकारों के प्रति नहीं, जनता के लिए होनी चाहिए। ये सरकारों की पैरवी क्यों करते हैं कोर्ट में? जनता के लिए खड़े होने चाहिए इन्हें, और इनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन होनी चाहिए, ना कि सरकारों से जो लिखा हलफनामा के आधार पर इनका स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब रिफॉर्म का यह भी तरीका होना चाहिए। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जितने हो सकता है कि मैं हद से बाहर जाके ये डिबेट कर रहा हूं, पर आज की नहीं, भारत के भविष्य के लिए यह बेहतर है। पृथ्वीराज जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ब्रजेश जी बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में जब तक आप लोग चुप क्यों हो गए? मैंने क्या कोई बहुत गलत बात कही? अटॉर्नी जनरल या अदर जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं इस देश के, जितने टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं, लोग हो सकता है गुस्सा हो जाए, अपॉइंटमेंट्स होंगी। आज काफी लोग गुस्सा होने। नहीं, बिल्कुल सही बात आप ब्रजेश जी। इसमें एक और समस्या आती है, कई बार किसी महत्वपूर्ण मामले में अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे होते हैं और सरकार चेंज हो जाती है, नए अटॉर्नी जनरल आकर कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू देते हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, आईबी सिंह साहब से पूछ लेता हूं, सर मैंने क्या कोई गलत बात बोल दी क्या? इतना सन्नाटा क्यों छा गया डिबेट में? नहीं, कोई गलत बात नहीं की। देखिए, मैं सन्नाटा ये छा गया था कि किसी को पता नहीं था कि किसको बोलना है। जब आपने पृथ्वीराज जी का नाम लिया तो उन्होंने बोला। जी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं।
अमेरिका का 9/11 से बड़ी घटना तो आज तक कभी नहीं हुई, और 9/11 कमीशन रिपोर्ट छपी जिसमें 10 मेंबर रिपब्लिकन पार्टी के थे और 10 मेंबर डेमोक्रेट पार्टी के थे। उनकी रिपोर्ट में यह आया है कि जिस दिन 9/11 की घटना हुई थी, एक दिन पहले एक टेररिस्ट को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और उसकी लैपटॉप बरामद की गई थी। उसकी लैपटॉप को खोला इसलिए नहीं, पुलिस ने इसलिए नहीं खोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अनुमति नहीं मिल पाई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहीं और व्यस्त था। अंत में 9/11 की घटना होने के कई दिन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अनुमति दी और वो जब लैपटॉप खोला गया तो उस लैपटॉप में सारी टेररिस्ट की स्कीम भरी पड़ी थी कि कौन कहां से चलेगा, कैसे पहुंचेगा, कौन सा फ्लाइट लेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंपॉर्टेंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बड़ी है। करेक्ट बात। पहले कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नाम पर मुकदमे भी होते थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम सोलेंसो, लेकिन हमारे यहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूटर कर दिया गया है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की वजह से ये सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इसको सुधार करने की बहुत जरूरत है। करेक्ट सर, आई डू एग्री विद यू। और मैं सब आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में। आप सब ने अपनी बेहद शानदार और बहुत ही बौद्धिक राय रखी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।